स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट अक्सर हमारे पास आते हैं और इस बात की शिकायत करते हैं कि स्ट्रोक के बाद में उनको बोलने की बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम आ गई है, उनको बोलने में बहुत ज़्यादा ऐसे परेशानी आने लगी है। तो किस तरह की एक्टिविटीज़ या किस तरह से वो अपने बोलने में सुधार ला सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे स्ट्रोक और पैरालिसिस के उन पेशेंट के बारे में जिनको स्ट्रोक के बाद में बोलने की शिकायत, मतलब कि बोलने में जो है परेशानी आने लगी है। वो शिकायत करने लगे हैं कि उनका जो उच्चारण है, जो बोलना है, वो सही से नहीं हो पाता। तो अक्सर होता क्या है कि स्ट्रोक के बाद में सबसे पहली बात समझिए कि जो हमारा बोलना है वो बेसिकली कई तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सबसे पहली बात कि जैसे हमारी जो स्पीच बन के आती है, जो आवाज़ बन के आती है, हमारे वोकल कॉर्ड से बन के आती है। उस वोकल कॉर्ड से निकलने के बाद में, यानी एक साउंड बॉक्स होता है, उसके बाद में वो हमारे आवाज़ मुंह में आती है। एक तरह से एयर के कॉम्बिनेशन में वो बन के आती है, जिससे हमारे दांत, हमारी जो मांसपेशियाँ, हमारी जो टंग, हमारे लिप्स उसको उच्चारित करते हैं, एक तरह से शब्दों को बनाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि कोई स्ट्रोक का या पैरालिसिस का जो पेशेंट है उसको अक्सर जब ब्रेन में कोई डैमेज होता है, कोई क्लॉट की वजह से, किसी हैमरेज की वजह से, तो उसके स्पीच के जो सेंटर होते हैं, मान लीजिए कि उसका वर्निक्स एरिया है, एक ब्रोकाज एरिया है, जो हमारी स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमारी लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसी स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट में अगर वो एरिया जो हमारी आवाज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं, हमारी लैंग्वेज के लिए, हमारी भाषा के लिए ज़िम्मेदार हैं, अगर उनमें कोई डैमेज हुआ है तो उस पेशेंट को बोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगती है। कुछ पेशेंट शिकायत करते हैं कि मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा हैवी लगता है। कुछ पेशेंट बोलते हैं कि उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो स्पीच है, जो लैंग्वेज है, वो स्लर होने लगी, एक तरह से वो हकलाने लगे हैं। कुछ पेशेंट से आप बात करेंगे तो वो मीनिंगलेस बोलते हैं, मतलब कि आप उनसे पूछेंगे उनका एड्रेस क्या है तो वो बताएंगे कि मेरा नाम सोनू है। कुछ पेशेंट से आप कहेंगे कि अपना राइट हैंड उठाइए तो वो समझ नहीं पाते, मीनिंगलेस स्पीच होता है। कुछ मतलब बहुत अलग अलग तरह का, एक तरह से देखा जाए तो कई तरह के बोलने के डिसऑर्डर होते हैं, जैसे डिसआर्थरिया होता है, जैसे अफेजिया होता है, जिसमें ब्रोकाज अफेजिया है, ग्लोबल अफेजिया है, या वर्निक्स अफेजिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो किस तरह से ये जो पेशेंट है अपनी रिकवरी कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 बिंदु है, 3 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं जितने हमारे पेशेंट हैं उनको ऐसे निगाह डलवाना चाहता हूँ, उनको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहली जो पॉइंट है वो है उनका डाइट पैटर्न। देखिए, स्ट्रोक के बाद में जो भी पेशेंट हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो ऐसी डाइट लें जिससे उनके जो शरीर है उनको बहुत अच्छा पोषण मिले। स्पेशली जो उनकी ब्रेन है, जो उनका ब्रेन सेल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छा पोषण मिलना चाहिए। ख़ास तौर से उन्हें वो खाने हैं जिससे उनके दिमाग को ज़्यादा ऐसे बूस्टअप मिले, ताकि अच्छी रिकवरी हो, अच्छी हीलिंग हो। दूसरी चीज़ है कि वो किस तरह की मेडिसिन ले रहे हैं। सबसे ज़रूरी पार्ट भी यही है कि वो किस तरह की मेडिसिन लेते हैं, क्या वो मेडिसिन में खाते हैं जिससे उनकी ब्रेन की जो रिकवरी है स्ट्रोक के बाद में, पैरालिसिस के बाद में, वो अच्छी तरह से होने लग जाए। तीसरा और सबसे एक और ज़रूरी जो पार्ट है वो है फिज़िकल एक्टिविटी। अब फिज़िकल एक्टिविटी में जैसे हम लोग बताते हैं कि आपको बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है। मान लीजिए कि किसी का राइट साइड का है तो राइट साइड के लिए ये वाली एक्सरसाइज करिए, वो वाली एक्सरसाइज करिए, मतलब बहुत सारी एक्सरसाइज करवाते हैं। इसके अलावा इसी फिज़िकल थेरेपी में एक तरह से चीज़ होती है स्पीच थेरेपी, मतलब कि बोलने की प्रैक्टिस करवाना, वो भी अपने आप में एक पार्ट है फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, हम उसको मान लेते हैं। तो उसमें क्या है कि पेशेंट को बोलने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। अब सबसे पहले हमें पेशेंट को देखना होता है कि उसको किस किस तरह के शब्दों को बोलने में, उच्चारण करने में, प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम आने लगी है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि उस पेशेंट से जो कै, ख, ग है, या ए, आ है, या अल्फ़ाबेट है ABCD, उससे वो बुलवाना शुरू करते हैं कि वो किस तरह से उन शब्दों को बोलने की कोशिश करता है, या कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट हैं, कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका वो उच्चारण सही से नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ जिस शब्द को आपको ये लगे कि जो हमारा पेशेंट है, जो हमारा स्ट्रोक का पेशेंट है, वो ये शब्द नहीं बोल पा रहा है, वो क्या नहीं बोल पा रहा है, वो डी नहीं बोल पा रहा है, वो ग नहीं बोल पा रहा है, तो आपको सबसे पहले शुरुआती दिनों में उस पेशेंट को उन्हीं शब्दों के उच्चारण के लिए प्रोत्साहित करना होता है। एक तरह से उनको एनकरेज करना होता है कि मान लीजिए कि डी बोल के दिखाइए। अब जब वो डी बोल रहे होते हैं तो मान लीजिए कि जैसे मैं ही यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि मैं डी किस तरह से बोल रहा हूँ, डी। जब आप डी बोलते हैं तो आपकी ज़बान का जो अगला हिस्सा है वो आपका एक तरह ऊपर की जो तालु है उसमें टकराता है, तब जाके आप डी बोल पाते हैं, ठीक है। या मान लीजिए कि आप च किस तरह से बोलते हैं, तो आप जिस तरह से च बोलते हैं उनको कमांड दीजिए कि च आप जब बोलें तो अपनी ज़बान का ये हिस्सा उस हिस्से में टकराएं, तब आपका जो प्रोनाउंसिएशन है च का वो ठीक हो जाएगा। या किसी और तरह का जो शब्द है उसके लिए भी
साथ में जब उनके इन शब्दों का उच्चारण ठीक होने लगे, आप उनको म्यूज़िक सुनने के लिए दे सकते हैं और कह सकते हैं कि आप उसको आवाज़ में दोबारा से रिपीट करने की कोशिश करें। जो भी वो सुनते हैं, जो भी लिरिक्स उनके सामने हैं, जैसी वो चीज़ें सुनते हैं, उसको वो रिपीट करें। इवन अक्सर ये होता है कि पेशेंट, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट होते हैं कि उन्होंने मान लीजिए कि कोई गाना सुना और उस गाने को वो बहुत अच्छा फ्लुएंसी के साथ में गा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो गाने के जो लिरिक्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से याद हो जाते हैं, जिसका उच्चारण वो सही तरीके से कर पाते हैं। तो यहाँ उन पेशेंट के लिए मायने क्या रखती है? प्रैक्टिस। किस चीज़ की? बोलने की प्रैक्टिस। इसके अलावा जो वॉवेल्स हैं, जैसे ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, क्योंकि हर शब्द, मान लीजिए जो अंग्रेज़ी का जो शब्द है वो इन 5 वॉवेल से ही बना होता है। तो जितने ऐसे पेशेंट होते हैं, आप, मैं केयर गिवर्स की ऐसे बात कर रहा हूँ, जो फैमिली मेम्बर्स हैं या खुद अगर पेशेंट भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस करें कि ए वो किस तरह से अच्छी तरह बोल सकते हैं, ई किस तरह से बोल सकते हैं, आई किस तरह से बोल सकते हैं, ओ किस तरह से बोल सकते हैं, यू किस तरह से बोल सकते हैं, या हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनका वो उच्चारण किस तरह से कर सकते हैं। या अक्सर मुझसे पर्सनली ऐसे पेशेंट पूछ लेते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ, मान लीजिए कि वो जो संस्कृत के श्लोक हैं उनका उच्चारण कर सकते हैं, साथ में अगर वो शंख थोड़ा सा बजाने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब वो शंख बजाते हैं तो उनकी जो भी ऐसे मुंह की मांसपेशियां हैं, जो उनकी टंग है या उनकी जो चीक्स की मांसपेशियां हैं, जो उनकी गले की मांसपेशियां हैं, वो कहीं ना कहीं मजबूत होती हैं, जो स्ट्रोक और पैरालिसिस की वजह से वीक हुई थी। तो जितने पेशेंट हैं वो कोशिश करेंगे कि अपनी प्रैक्टिस कुछ इस तरह से शुरू करें। मतलब प्रैक्टिस का मतलब ये होगा, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते चले जाएंगे पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए, पर्टिकुलर शब्दों के लिए, उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव करते जाएंगे। स्पीच थेरेपी भी बेसिकली यही है, अलग अलग मेथड है, लेकिन शुरुआत में आप इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। चाहे वो डिसआर्थरिया, यानी कि जिस पेशेंट को स्लरिंग बहुत बोलने में ऐसे होती है कि शब्दों का उच्चारण सही नहीं कर पाते, या जो अफेजिया के पेशेंट हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी किसी पेशेंट को लगता है कि मुझसे शब्दों का उच्चारण सही नहीं हो पा रहा है, बहुत मैंने प्रैक्टिस कर ली, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ हमसे समझना चाहते हैं कि और किस तरह से ऐसे प्रैक्टिस की जा सकती है, तो आपको नीचे नंबर्स दिए जा रहे हैं जिस पर आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए हर समय उपलब्ध हैं, हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए उपलब्ध है। आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस तरह का स्पीच में ऐसे बोलने में प्रॉब्लम है, तो हम ज़रूर आपकी बात सुनेंगे, आपको समझाएंगे कि किस तरह से आप स्पीच की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आज इस वीडियो के ज़रिए जो आपको चीज़ें बताई गई हैं उनसे आप कुछ सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप अपने शब्दों के उच्चारण को ठीक कर सकें। धन्यवाद।